तो बता दें कि यूक्रेन और रशिया के बीच कई दिनों से चला आ रहा द्वंद्व अब लड़ाई में बदल चुका है। आपको बता दें कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया है। रशिया ने यूक्रेन के राजधानी कीव, खार्किव और 2 और इलाकों पर हमला किया है। भारतीय दूतावास ने अपने अपने सभी नागरिकों को ये एडवाइजरी जारी की है कि जो जहां पर है वो वहीं रुका रहे। हालांकि कई 100 से ज्यादा लोगों को भारतीय दूतावास ने, अपने नागरिकों को, वहां पढ़ रहे बच्चों को वापस देश बुला लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अमेरिकी राष्ट्रपति से बात की है और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक बयान भी जारी किया गया है कि सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कहा है कि हम किसी से घबराएंगे नहीं, हम मुकाबला करेंगे, अपनी जनता की सुरक्षा करने में हम सक्षम हैं। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एवन टीवी के चैनल हेड अनिल लोधा जी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अनिल जी, ताजा अपडेट ये निकल कर आ रही है कि 182 भारतीयों की सुरक्षा के लिए भारत ने यूक्रेन में बात कर ली है और कहीं ना कहीं न सिर्फ भारत ने बल्कि तमाम देशों के जो नागरिक वहां पे रह रहे हैं, जो बच्चे वहां पर रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए यूक्रेन की कह सकते हैं यूक्रेन गवर्नमेंट से बातचीत की है और 4 जगहों पर रशिया ने यूक्रेन के हमला किया है। और इसी बीच एक खबर यह भी निकल के सामने आ रही है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह बयान जारी किया है कि हम घबराएंगे नहीं, हर परिस्थिति का हम मुकाबला करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति का बयान एक फॉर्मल बयान है जी। किसी भी देश का राष्ट्रपति ये नहीं कहेगा कि हम घबराएंगे और मुकाबला नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कहेगा। अपनी जनता का मनोबल, अपनी सेना का मनोबल ऊंचा रखना होता है जी। लेकिन रशिया से हमले की आशंका 2 हफ्ते से थी। स्पष्ट दिख रहा था कि रशिया हमला करने जा रहा है, हमला करने की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन ने क्या तैयारी की बचाव के लिए, डिप्लोमेटिक लेवल पर क्या तैयारी की, सैनिक लेवल पर क्या तैयारी की, ये अभी सामने नहीं आ रहा। इतना सा सामने आया है कि रशिया के 5 विमान मार गिराने का उसने दावा किया है जी। और 2 हेलीकॉप्टर और एक कोई विमान ऐसे उसने मार गिराए हैं। लेकिन ये नुकसान कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं रशिया के लिए। रशिया की जो सैन्य ताकत है वो यूक्रेन से कई गुना, 10 गुने से भी ज्यादा बड़ी है और रशिया की तरफ शक्ति का संतुलन झुका हुआ है। रशिया ने चारों तरफ से घेरा भी है और रशिया की रणनीति ये रहने वाली है, इससे पहले कि नाटो के देश इंटरफियर करें, अमेरिका इंटरवीन करे, दुनिया का कोई दबाव आए, उससे पहले यूक्रेन को सरेंडर करा ले, या तो उस पर कब्जा कर ले या वहां की सरकार को अपदस्थ करके अपनी समर्थक सरकार वहां बैठा ले जी। रशिया भी ज्यादा खून खराबे के पक्ष में नहीं होगा और वो रणनीतिक लड़ाई लड़ेगा कि किसी भी तरह यूक्रेन की वर्तमान सरकार अपदस्थ हो जाए, सरेंडर कर दे और रशिया वहां अपने हिसाब से सरकार बैठा सके या फिजिकली, ज्योग्राफिकली उस पर कब्जा कर सके यूक्रेन पर, वापस उसको अपने संघ का एक हिस्सा बना ले जी, अपना प्रोविंस बना ले। चूंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अमेरिकी राष्ट्रपति से बात की जो बाइडेन से, लेकिन बातचीत के बारे में ये सामने नहीं आया है कि कोई सहायता मांगी है युद्ध में, अभी ये सामने नहीं आया जी। न तो अमेरिका ने ऐसा कोई बयान दिया, न यूक्रेन के राष्ट्रपति ने। जी। यूक्रेन आज फॉर्मली नाटो का सदस्य नहीं है, इसलिए ये देश बाध्य नहीं है यूक्रेन का साथ देने के लिए किसी संधि के तहत, किसी संगठन के तहत, किसी नैतिकता के तहत। केवल वो एक हमले की भर्त्सना कर रहे हैं, भर्त्सना कर सकते हैं, रशिया के खिलाफ वो रणनीतिक एक्शन ले सकते हैं, लेकिन सीधे अमेरिका अपनी फौज भेजेगा, फ्रांस अपनी फौज भेजेगा, नाटो के देश अपनी फौज भेजेंगे, ये बिल्कुल लग नहीं रहा अभी इस स्टेज पर जी। और यदि ये फौज नहीं भेजी जाती है तो निश्चित तौर पर रशिया कोशिश करेगा 2 से 3 दिन में युद्ध खत्म हो जाए और यूक्रेन की राजधानी पर कब्जा कर ले जी। यदि ये सेना भेजी जाती है तो ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट होगी और अगर नाटो देश के धैर्य की परीक्षा ले रहा है रूस और वो धैर्य चुक गया तो निश्चित रूप तौर पर जो वापस से दुनिया में एक बाइपोलर 2 ध्रुवों वाला में बढ़ जाएगी दुनिया और वापस से कोई नया शीत युद्ध भी शुरू हो सकता है और हो सकता है कि युद्ध भी विश्व युद्ध की तरफ दुनिया को ले जाए या भारी जनहानि और धनहानि हो जी। इसलिए रशिया की स्ट्रेटेजी अर्लीस्ट पॉसिबल इसको युद्ध को जीत के खत्म करने की होगी जी। और यूक्रेन के पास ऐसा डिफेंसिव सिस्टम नहीं है कि रशिया को वो
ज्यादा लंबे समय तक रेजिस्ट कर सके। इसलिए नाटो देशों की कार्रवाई होगी या नहीं होगी, इसी पर दुनिया की निगाह टिकी हुई है। नाटो देशों का कोई डिप्लोमेटिक मिशन रशिया पर कारगर नहीं होगा। रशिया अपने आप में कई तरह से सक्षम है और वो दुनिया के उन देशों की अनदेखी करके भी अपने आप को वजूद में बनाए रख सकता है, सारी सुरक्षा के साथ, सारे समीकरणों के साथ। जी। तो अब देखने वाली बात यह है कि कितने दिन लगते हैं इस युद्ध में और क्या दुनिया के दूसरे देश साझा कार्रवाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर, एक और यहाँ पर अपडेट निकल के सामने आ रही है कि अभी अभी कुछ देर पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें, हम भारतीय स्थिति की अगर हम बात करें तो हमने सुबह भी इस बारे में चर्चा की थी। यूक्रेन के साथ में जो देश खड़े हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली। जो रशिया के साथ में देश खड़े हैं वो चाइना, क्रोएशिया, अजरबैजान, पाकिस्तान और बेलारूस। अगर हम पक्ष और विपक्ष की बात करें तो जो हम सुबह भी बात कर रहे थे कि चाइना और पाकिस्तान दो देश ऐसे हैं जिनसे भारत दोनों तरफ से घिरा हुआ है। लगातार ये दोनों भारत की स्थिति को असहज करने में कोई कसर छोड़ नहीं रहे। ये रशिया के साथ खड़े हैं और भारत की आर्थिक स्थिति हो, सामरिक स्थिति हो या भारत को और ज्यादा अपग्रेड करने के लिए हर प्रकार से जो देश उसके साथ में है वो अमेरिका के साथ में खड़े हैं। तो क्या लगता है सर आपको, जो हमने सुबह भी बात करी थी इस बारे में? यूक्रेन रशिया का युद्ध भारत की विदेश नीति की और रणनीति की दोनों की अग्नि परीक्षा साबित होगा जी। ऐसा मुझे लगता है। भारत ने अमेरिका की तरफ झुकाव होते हुए भी रूस के साथ बड़ा संतुलन बना के रखा हुआ था, क्योंकि भारत को चीन और पाकिस्तान से खतरा है जी। और भारत ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि रशिया चीन और पाकिस्तान के साथ चला जाए जी। इसलिए अमेरिका के साथ रहते हुए भी वो रूस से रक्षा समझौते करता है, हथियार लेता है, विमान लेता है, सब करता है जी। अब भारत को, अभी तक तो भारत कह रहा है कि शांति प्रयास करेंगे और ये युद्ध को भी रोका जाए, शांति बनाए रखी जाए। लेकिन युद्ध अगर लंबा चला तो भारत को तय करना पड़ सकता है कि वो किस तरफ रहे जी। अमेरिका के खिलाफ भारत जा नहीं सकता और रशिया के खिलाफ जाने में ये खतरा है कि चीन और पाकिस्तान से घिरे हुए भारत को कभी रशिया की जरूरत पड़ सकती है। उस दिन क्या होगा जी। तो ये जो सरकार है दिल्ली की, केंद्रीय सरकार, भारत की सरकार, ये वैसे मोटे तौर पर दक्षिणपंथी या अमेरिका की तरफ झुकी हुई सरकार मानी जा सकती है जी। क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार, कांग्रेस की सरकारें रूस की तरफ झुकी हुई सरकारें मानी जाती थी। लेकिन चूंकि ये सरकार ऐसे वक्त में आई जब दुनिया में शीत युद्ध समाप्त हो गया, तो ये नहीं माना जा रहा था कि जरूरी हो कि हम अमेरिका के साथ रहें या जरूरी हो कि हम रशिया के साथ रहें। अब इस समय अगर एक हफ्ते भी युद्ध चल गया तो भारत अपनी तटस्थता को, निर्लिप्तता को बरकरार नहीं रख पाएगा। उसे किसी न किसी के पक्ष में बोलना पड़ेगा, किसी न किसी की आवाज में आवाज मिलानी पड़ेगी। उस दिन भारत की विदेश नीति की, रणनीति की अग्नि परीक्षा होगी जी। और भारत के चूंकि लोग, बच्चे बहुत फंसे हुए हैं वहां पर यूक्रेन में, बहुत देर से हमने एडवाइजरी जारी की और वो भी उसमें कोई कंपल्शन नहीं रखा, अपने मन से चाहें तो आ सकते हैं लौट के। तो हम पूरे लोग निकाल भी नहीं पाए अपने देश के वहां से। बहुत सारे भारत के लोग अभी भी फंसे हैं, बच्चे खासतौर पर स्टूडेंट फंसे हुए हैं। उनको निकाल के लाना भी एक हमारी मजबूरी भी है, जरूरत भी है। और जब चीन और पाकिस्तान अगर रशिया के साथ हो जाएंगे तो क्या हम रशिया का साथ नहीं देके रशिया को उनके साथ हो जाने की छूट दे देंगे, बहाना दे देंगे या अवसर दे देंगे? ये भी हमें सोचना पड़ेगा जी। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर अमेरिका के साथ हमारे रिश्तों में क्या होगा? लोकतंत्र और जिस आत्मनिर्भरता की और सार्वभौमिकता की हम बात करते हैं, उस सब बात में जो हमारे नीति निर्देशक तत्व और सिद्धांत हैं भारतीय विदेश नीति के, उनके अनुरूप नहीं होगा अगर हम युद्ध का समर्थन करते हैं जी। इसलिए अमेरिका का क्या स्टैंड होता है, पहले तो हमको इस पर नजर रखनी पड़ेगी। नाटो देश क्या निंदा से आगे जाते हैं, क्या फिजिकली इंटरवीन करते हैं, रणनीतिक रूप से, सैन्य रूप से इंटरवीन करते हैं, इस पर भारत की नजर रहेगी। और जब उनका कोई स्टेप उठेगा तब भारत को तय करना पड़ेगा कि भारत किस तरफ है या उसको किस तरफ होना चाहिए जी। जहां तक सुरक्षा परिषद सवाल है, रूस के पास वीटो का अधिकार है, इसलिए वहां का कोई भी फैसला उसे बाध्य नहीं कर सकता कि वो माने ही माने।
बरसना, निंदा, ये तो कागजी चीजें होती है, जी हवा में होती है, इसका कोई महत्व नहीं। इसका महत्व उस देश के लिए होता है जिस देश पर के व्यापार पर, जिस देश की स्वावलंबन पर, जिस देश की इकोनॉमी पर प्रतिबंधों का असर होता हो, जी उसी देश पर इनका असर होता है, बाकी कोई असर नहीं होता। रशिया इन सबसे बाहर जा चुका है। जी। और सर एक चीज़ और यहाँ पर एक अपडेट ताज़ा यहाँ पर सामने आया है कि जब से यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अमेरिकी राष्ट्रपति से बात की उसके बाद नाटो भी अब सक्रिय हो चुका है। नाटो ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। आगे क्या कुछ करना है उस बारे में बातचीत की जाएगी। और यूक्रेन के कई सैनिक मारे जा चुके हैं। यूक्रेन का एक नेवी बेस तबाह हो चुका है और यूरोप की गैस सप्लाई पर असर पड़ने के पूरे अंदेशा यहाँ पर लगाया जा रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, दुनिया में तेल और गैस की राजनीति बहुत बड़ी है जी। और जिन देशों के पास तेल और गैस है उन पर कब्जे की होड़ चलती रहती है, रूस और अमेरिका में। जी पश्चिम एशिया भी इस होड़ का सताया हुआ था और नाटो देश बहुत जल्दी फैसला ले ले ऐसा मुझे लगता नहीं है। जी नाटो देशों की, कई देशों की कंसेंसस बनानी पड़ेगी उनको। फिर युद्ध में सैनिक भेजना अब आसान बात नहीं रह गई है और उन देशों की सरकारों को जवाब भी देना पड़ता है अपने देश के लोगों को कि उन्होंने सेना क्यों भेजी, क्यों अपने सैनिकों को मौत के मुंह में भेजा। इसलिए अभी ये नहीं कह सकते कि तत्काल कोई नाटो देश इंटरवीन करेंगे, सेना भेज देंगे, और वो सेना भेजने में जितनी देर करेंगे रशिया का पलड़ा उतना भारी होता चला जाता है। हो सकता है पूरा युद्ध ही रशिया के पक्ष में चुक जाए जब तक वो फैसला ले तब तक। जी लेकिन जल्दबाजी करना भी उनके लिए खतरनाक है और देर करना भी खतरनाक है। वो ऐसे फंसे हुए हैं और शांति की किसी की अपील रशिया को रोक पाए ऐसा लगता नहीं है। उसने बहुत सोच विचार करके, वेल थॉट करके हमला किया है। पूरी दुनिया का को उसने पहले बता के कई बार ढोल बजा के कहा है कि हम हमला कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं, जी फिर हमला किया है। तो दुनिया तैयार नहीं थी और रशिया ने हमला कर दिया। यूक्रेन कितना तैयार है ये वक्त बताएगा, लेकिन कितना भी तैयार हो जाए उसके पास वो ताकत नहीं है कि रशिया को ऐसा जवाब दे सके कि रशिया बैकआउट हो। जी बिल्कुल। सर एक आखिरी सवाल ये है, और इस पूरे युद्ध के जो कोर में जो चीज़ है, कहीं ना कहीं अगर हम इतिहास पर अगर हम नज़र डालें तो पहले औपनिवेशिकतावाद को लेकर तमाम देश, ब्रिटेन का उसमें सबसे ऊपर नाम है, उसने तमाम देशों पर अपना कब्जा जमाया, कई देशों को उसने गुलाम बनाया। लेकिन धीरे धीरे हम औपनिवेशिकतावाद से हम बाहर आए तो अब एक नया युद्ध यहाँ पर देखा जा रहा है अपना प्रभुत्व दर्शाने के लिए। जो आपने भी बात कही कि तेल और गैस, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो अमेरिका और रशिया अपना अपना प्रभुत्व इस जहाँ पर भी ये पाई जाती हैं वहाँ पर अपना प्रभुत्व जमाने की पूरी कोशिश करते हैं हर तरीके से। इराक पर हमला भले ही सद्दाम हुसैन के नाम पर किया गया हो, लेकिन उसके पीछे की वजह क्या थी वो सबको पता है। आज यूक्रेन भी कहीं ना कहीं इसी एक जड़ की वजह से आज फंसा हुआ है। तो क्या लगता है सर आपको आगे आने वाले भविष्य में क्या संयुक्त राष्ट्र की तरफ से या कोई एक ऐसा नियम बनाने की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है कि तेल और गैस को लेकर इस प्रकार का संग्राम कभी दोबारा छिड़े ही ना? उमंग गोस्वामी तुलसीदास जी कह गए हैं, समरथ को नहीं दोष गुसाई, संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ नहीं हो सकता, इसके मुंह में दांत नहीं है किसी को गड़ा सके। जी जो सामर्थ्यवान है चीन, रूस और अमेरिका, इनका कोई दोष नहीं है। जी चीन तिब्बत में क्या कर रहा है उसका कोई दोष है? जी बताता दुनिया में। रूस क्या कर रहा है बेलारूस में, यूक्रेन में क्या करेगा, कोई दोष बता पाएगा उसका? अमेरिका ने क्या किया अफगानिस्तान में, वियतनाम में। तो ये सामर्थ्यवान देश हैं दुनिया के जी, और दुनिया की कोई भी जागरूकता ऐसी नहीं है, कोई भी संगठन, कोई भी देशों का संगठन ऐसा नहीं है जो इनके आड़े आकर के इनको रोक सके। रोकेगा, रोकने की कोशिश करेगा तो किसी विश्व युद्ध की आड़ सुनाई पड़ेगी जी। इसलिए नाटो का इंटरवेंशन यूक्रेन को बचाने के लिए अगर हुआ तो हो सकता है एक विश्व युद्ध का मुंह देखना पड़े दुनिया को जी, क्योंकि वो रूस से सीधा टकराव होगा। कोई ऐसे छोटे मोटे दो देश इराक ईरान नहीं लड़ रहे जी, कोई उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया नहीं लड़ रहे। खुद एक महाशक्ति दुनिया की मैदान में उतरी हुई है और उसके खिलाफ खम ठोकना, उसे चुनौती देना, उसके सामने आकर के मुकाबला करना, अगर नाटो देश ने इसका फैसला किया तो निश्चित रूप से दुनिया एक विश्व युद्ध की तरफ बढ़ जाएगी। जी, इसलिए रूस के खिलाफ
लड़ाई का फैसला बहुत सोच समझ कर करना पड़ेगा नाटो देशों को। आसान नहीं है ये फैसला करना। जी बिल्कुल सर, हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।